वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा हफ्ता गुजरा होगा। और इस वीकली वीडियो में बता दूं आपको कि शुरू में तो मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है मंडे को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्यूसडे के बाद मार्केट में अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। उससे पहले मगर इंतजार कीजिएगा गिरने का। दैट्स हाउ मार्केट का डेटा बना हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है मार्केट में और मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। फ्राइडे को देखिए अभी मार्केट में क्या हुआ। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी, ब्रिटानिया, आईटीसी बढ़ते हुए नजर आए। और ऑटो सेक्टर में आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमजोरी का कोई कारण है नहीं, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट गिरती नजर आ रही है। सो बहुत वाइज नहीं होगा अभी फिलहाल कूद जाना, लेकिन इन पर नजर बनाए रखिए, अच्छा फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो बड़े बड़े दिग्गजों को हिलाकर मार्केट को गिराया गया है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब गिरते हुए नजर आया। साथ में अदानी एंटरप्राइज भी फ्राइडे को गिरता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक ने हालांकि सबसे बड़ा हिट दिया, जिसने 37 पॉइंट्स खा लिए निफ्टी की वैल्यूएशन में से। उसके बाद रिलायंस ने 27 पॉइंट खा लिए और एचडीएफसी ने भी 21 पॉइंट निफ्टी के वैल्यूएशन में से खा लिए। और आईसीआईसीआई बैंक ने 18 और अदानी एंटरप्राइज ने 13। अब अगर बात करें बैंकों की, तो बैंकों में भी सारे दिग्गजों को हिलाकर मार्केट को गिराया गया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इन अगर 5 बैंकों की अगर हम बात करें तो ये टोटल में कुल मिलाकर करीब करीब 35, 40, 60, 70, 80% कंट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में। तो 80% ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द बैंक निफ्टी वर फॉलिंग, अच्छे से गिरे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसमें एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा खाया, 314 पॉइंट का हिट, 1588 पे बंद हुआ, 1588 पे। और इसके अलावा बाकी बैंकों ने भी हिट दिया। हालांकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्राइडे को मैनेज करता हुआ नजर आया, ग्रीन में बंद होना। और उसके अलावा अगर बात करें तो टोटल में वीकली बेसिस पे देखा जाए तो एफआईएस ने अच्छी बाइंग करी है, पर फ्राइडे को सेल ऑफ दिखा। फ्राइडे को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेशक जो हैं, उन्होंने 2061 करोड़ 2061 करोड़ से थोड़ा ज्यादा माल बेच दिया। और इसके अगेंस्ट में घरेलू निवेशक जो हैं, बड़े वाले फंड हाउसेस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने 1350 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। और अगर मंथ मार्च की बात करूं तो अभी तक दोनों बाइंग में है और अच्छे से बाइंग कर रहे हैं। समझ लीजिए मार्केट के अंदर में बाइंग अभी भी हो रही है और ये गिरावट जो है ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। हालांकि अभी मार्केट और गिरती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये बाइंग करने के लिए मार्केट हो रही है नीचे की तरफ। इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत और बहुत ज़्यादा एक बारी में बाय मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। मैंने बहुत समय से बता रखा है 17,200 से 17,000 का लेवल जब आए तो मार्केट में बाइंग करना शुरू कर लीजिएगा, बढ़िया से आप बाय कर सकते हैं। हालांकि मार्केट 16,900 को छूती हुई दिख सकती है अगले हफ्ते, बट कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब डेटा को देखेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी मार्च के महीने में सिर्फ 10 दिन हुए हैं अभी, और 14,361 करोड़ 14,361 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। जबकि पिछले महीने उन्होंने 11,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी फरवरी में, और जनवरी में 41,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी थी, और दिसंबर में भी 14 करोड़ के करीब की सेलिंग करी थी, 14 करोड़ 2,231। तो जो लगातार सेल ऑफ कर रहे थे और ये पिछले 2 साल से लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, ये इस महीने बाइंग में बैठे हैं और वो भी अच्छी खासी 14,361 14,361 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। और वहीं अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्होंने भी 6,929 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है मार्च में अभी तक। यानी कि दोनों ने मिलकर अगर हम बात करें तो 22-23 हजार करोड़ का 22-23 हजार करोड़ का माल खरीदा है। अगर मार्केट सच में इतनी ही गिरने वाली है तो ये स्मार्ट मनी, बड़े वाले फंड हाउसेस जिनको मार्केट ड्राइव करने की ताकत है जिनके पास, वो बाइंग करते हुए कभी नजर नहीं आते। समझिए इस बात को। और ये मैं बार बार बता रहा हूं कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिर सकती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत पैसा लगा रखा है पिछले 2 साल के अंदर में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, इन्होंने इतना माल बेच दिया, जिसको इतने पैसे का माल बेच दिया जितने को हिंदुस्तान में आने में, बाहर से विदेशों से इतना पैसा हिंदुस्तान में मार्केट में आने में 14 से 15 साल लगे थे, उससे ज्यादा माल बेच दिया इन्होंने 2 साल में। उसके बावजूद मार्केट को गिरने नहीं दिया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, फंड हाउसेस ने। और ये 3,71,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग और सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। एफआईएस ने बेचा और डीआईएस ने खरीदा। इसको ये गिरने नहीं देंगे बहुत ज्यादा, समझिए इस बात को। मार्केट अभी भी बहुत दूर नहीं जा रही है नीचे की तरफ में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप शांति से बैठे रह सकते हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 मार्च या 20 मार्च के बाद मार्केट अच्छी तेजी दिखाती हुई नजर आएगी बिना पीछे मुड़कर देखे हुए। और मार्क माई वर्ड्स, बैंक निफ्टी
सितंबर अक्टूबर तक 46,000 को छू जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे डेटा के अंदर। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और मेरे लेवल्स को जानते हैं, जिस तरह से मैं बताता हूँ और वो फेल नहीं होते, तो नोट कर लीजिए इसको और उस तरह की बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जब ये बढ़ेगी मार्केट तो भी बहुत तेज बढ़ेगी और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने से पहले आप डर कर भाग जाएंगे। ये भी बता दूं आपको, इस तरह से मार्केट घुसेगी और जब ये ऊपर जाएगी तब ये आपको टॉप तक ऐसे लगाती रहेगी कि नहीं बस अब तो गिरेगी, अब तो गिरेगी, और उसके बाद आप टॉप पे फिर खरीद कर फंसते हुए नजर आएंगे अगर ये मार्केट में आप किसी अच्छी गाइडेंस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो खैर एनी विच वेज अभी आगे का डेटा देख लेते हैं। देखिए फ्राइडे को अगर हम बात करें तो बढ़ने वाले शेयर सेंसेक्स के अंदर 670 हो गए, कम होकर, जो कि थर्सडे को 809 थे। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो इनकी गिनती में फिर बढ़त नजर आई। ये थर्सडे को 1218 थे, जो कि बढ़कर फ्राइडे को 1349 हो गए, और इस तरह से निफ्टी जो है वो 17,412 17,412 पे बंद होता हुआ नजर आया, विद द डिप ऑफ फर्दर फॉल ऑफ 176 पॉइंट्स विच वॉज नेट 1%। हालांकि गेम जो है हाई से लो की या प्रीवियस क्लोज से लो की बात करें तो 265 पॉइंट का गेम हुआ था और उसमें से हमने रिकवरी करी, एक अच्छी खासी लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी आती नजर आई निफ्टी में। हालांकि ये भी अभी सस्टेन होती हुई नजर नहीं आ रही है, मंडे को मार्केट फिर नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है। और ट्यूसडे को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सपायरी है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में बढ़त आ सकती है, और अगर उस दिन नहीं आई तो वेडनेसडे थर्सडे को बढ़त आती हुई नजर आ सकती है, और जो कि अच्छी खासी बढ़त होगी, 200 250 300 पॉइंट तक की बढ़त आती हुई नजर आ सकती है थर्सडे तक। नोट करके रखिएगा इसको। और अगर बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 40,485 पे बंद होता हुआ नजर आया, 771 पॉइंट्स के डिप के साथ, विच इज 1.87%। ये वीक होता हुआ नजर आया और अभी इसमें और जगह है नीचे जाने की, ये और नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इसमें भी जो गेम हुआ वो 915 पॉइंट से ज्यादा का हुआ था और एक अच्छी रिकवरी आई, जिसके अंदर में हमने क्लोजिंग बेसिस पे 771 पॉइंट्स ही शेड करे, जबकि 915 कर सकते थे, यानी कि 200 पॉइंट की रिकवरी इसमें भी लगभग आती हुई नजर आई, जो कि एक अच्छा साइन है। बट अभी भी बता दूं आपको, फिर मंडे को गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्यूसडे को बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी पे नजर रखिएगा, बहुत बड़ा एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है उसमें। मंडे को फिलहाल मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है फर्स्ट हाफ में, तो हो सकता है सेकंड हाफ में भी बढ़ जाए, या फिर ट्यूसडे को सेकंड हाफ में तेजी लाते हुए नजर आए, जो कि कंटिन्यू रह सकती है फिर वेडनेसडे थर्सडे को भी। बाकी इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है वो फ्राइडे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर भी नजर बना के रखिएगा। अब अगर बात करें बढ़ने और गिरने वाले सेक्टरों की, तो फ्राइडे को जो है दो सेक्टर थे जो सिर्फ बढ़ रहे थे, एफएमसीजी और एनर्जी, और ये सबसे सेफ सेक्टर है। कुछ भी हो मार्केट में, ये दोनों सेक्टर के अंदर कभी भी बहुत बड़ी गिरावट के कारण नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली ये डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम वाला सिनेरियो हमेशा बना रहता है इसमें, और इनकी कंजम्पशन स्टोरी कभी खराब नहीं होती, इसलिए ये अच्छे शेयर हैं और इनमें बाइंग हो रही है जब ये नीचे गिर रहे हैं, तो इसलिए ये दो सेक्टर थे जो बढ़ते हुए नजर आए गिरती हुई मार्केट में भी। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एनर्जी में एक अच्छा स्कोप बनता है, अच्छी बाइंग हो सकती है अगर आप धीरे धीरे बाइंग करें तो आने वाले 6-8 महीने के लिए, और ये इन्वेस्टर्स के लिए है, 6-8 महीने, साल भर, 2 साल के लिए बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो फिर तो बस बहुत बहुत बढ़िया फायदा दे सकते हैं। बहुत से एनर्जी सेक्टर के शेयर जो हैं वो मल्टी बैगर के तौर पे नजर आएंगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। अगर आप इतना लंबा होराइजन रखते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो आप एनर्जी सेक्टर को बाय कर होल्ड कर सकते हैं। फर्दर अगर गिरने वाले सेक्टरों की बात करी जाए तो सारे सेक्टर गिर रहे थे फ्राइडे को, दूसरा दिन लगातार, एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी एंड एनर्जी, जिनमें टॉप कर रहे थे ऑटो सेक्टर और रियलिटी। और रियलिटी के गिरने में कोई डाउट नहीं है, मैंने बताया था आपको रियलिटी इंफ्रा थोड़ा सा कमजोर नजर आ सकता है, रियलिटी मेनली, लेकिन ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा कमजोरी के खास कारण नहीं है। इसमें भी आप अगर आप मिड टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो एक अच्छी बाइंग बनती है। मारुति जैसे शेयरों को थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं आप, लेकिन ट्रेडिंग फ्यूचर में मत करिएगा। एफ एंड ओ में अगर आप काम करेंगे तो अभी फिलहाल दूर रहिए, क्योंकि इसमें और डिप आ सकता है। हालांकि अगर बात करें बढ़ने वाले शेयरों की तो आज 52 वीक हाई, यानी कि फ्राइडे को 52 वीक हाई बनाने वाले शेयरों की गिनती थर्सडे या वेडनेसडे के मुकाबले कम होती हुई नजर आई। वेडनेसडे को 16 थे, थर्सडे को 13 थे, और फ्राइडे को सिर्फ 7 शेयर 52 वीक हाई बनाते हुए नजर आए, जो कि जेबीएम ऑटो, सीसीएल, इलेक्ट्रा, ग्रीन एनर्जी, कल्पतरू पावर, सीमेंस, ब्लू स्टार और हिंदुस्तान एयरलाइन थे। और इनमें भी सीसीएल और हिंदुस्तान एयरलाइन जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं, यानी कि, और ये कई दिन से बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान एयरलाइन नहीं बट सीसीएल बढ़ रहा था, ये अब थोड़ा ठंडा होता नजर आ रहा है। हालांकि एनर्जी वाले सेक्टर के शेयरों को मैंने जैसे बताया आप फिर से देख सकते हैं।
अब बात करूं वीकली गेन्स की, तो वीकली गेन बेसिस पे अगर बात करें तो वीक के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे ओलेक्ट्रा ग्रीन, जिसने 35%, 35% से ज्यादा का गेन दिया है। इसके अलावा अदानी ट्रांस भी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया और इसने भी 21% का गेन लास्ट वीक में मैनेज किया है अपसाइड पे। और इसके अलावा अदानी टोटल गैस और अदानी टोटल ग्रीन भी 21% से ज्यादा का गेन लेकर लास्ट वीक को क्लोज किया है, यानी कि एक अच्छी रिकवरी अदानी के शेयरों में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि मैं खुद अपने आप को इससे दूर रखे हुआ हूं। फॉल में मैंने जरूर थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इसके अंदर मैं दोबारा हाथ नहीं डाल रहा हूं। ये खतरनाक है इस समय, और इसमें जो डेब्ट की स्टोरी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। दबी आवाज में इंडिया में पहले से ही बहुत बार बातें हो रही थी, और अगर ये सही है तो फिर वो नीरव मोदी और फिर वो जेट एयरवेज और फिर उसके अलावा बाकी के वो किंगफिशर एयरलाइंस, वो सब भी गलत नहीं थे, क्योंकि यही काम उन्होंने किया था जो अभी अदानी जी ने किया है। बट एनी विच वेज इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हमको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए देखना है, तो इसलिए मैं इसलिए दूर हूँ इनसे अभी भी फिलहाल। और वैसे भी इन्होंने सारे शेयर अपने पास ही रखे हुए हैं, मोर देन 80% शेयर तो इनके अपने खुद के पास ही हैं। पब्लिक के पास वैसे भी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं है। एफ और डी और LIC ने इसके खरीद रखे हैं। पब्लिक ट्रेडिंग के लिए तो वैसे भी 3 से 5% शेयर से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करूं तो वीकली बेसिस पे प्रीवी स्पेशल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया 18% से ज्यादा, और इसके अलावा MRPL भी 15.28% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो फ्राइडे के टॉप गेनर्स थे वो भी फिर से देखिए, स्वान एनर्जी ये बढ़ता हुआ नजर आया 7.40%, और इसके अलावा MRPL 7.39%, और इसके अलावा ई क्लार्क सर्विसेज 6.24%, और अदानी ग्रीन एनर्जी फिर से 5%। यानी कि एनर्जी के शेयर यहाँ पर भी फिर से नजर आ रहे हैं जिनमें बढ़त आती हुई नजर आ रही है, इंक्लूडिंग अदानी ग्रीन्स भी। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो इक्विटास बैंक 6.21% गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे को, और सोनाटा 4.64, और शिल्पा 4.54, और पॉली कैब 4.54। इसमें पॉली कैब और इक्विटास बैंक अभी तक लगातार नए 52 वीक हाई बना रहे थे, और सोनाटा भी बहुत अच्छे से चल रहा था। ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और शिल्पा भी पिछले हफ्ते तक 52 वीक हाई बना रहा था, और ये 30, 40, 50% के से भी ज्यादा के इनफैक्ट अपसाइड दे चुके हैं। और उसके बाद इतनी करेक्शन आना लाजमी है, सो इनमें कोई चिंता का बहुत विषय नहीं है। बट अगर आपके पास हैं तो इनमें अभी फिलहाल कूल्ड ऑफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत बढ़ चुके हैं, तो ये साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। बट ये रेगुलर एडजस्टमेंट, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में सीधी नहीं चलती है। तो उस तरह से ऊपर जा रही थी, अब ये सेटल होते नजर आ रहे हैं, एवरेज को बराबर किया जाएगा, उसके बाद दोबारा अगला चाल आएगा। फिलहाल ये खतरे का साइन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीकली बेसिस पे सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर जो थे वो हिंदुजा ग्लोबल था, जिसने 15% से ज्यादा का डिप दिया, 15.22% पिछले हफ्ते में लूज कर दिया। इसके अलावा मैक्रोटेक जो है वो बंद हुआ 12% की गिरावट के साथ। इसके अलावा इक्विटास बैंक, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत खतरे की बात नहीं है, इसने 9%, 9.37% का डिप दिखाया। और ये 9.37% जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसने 50-60% से ज़्यादा का गेन लिया था, उसमें से अगर 10% छूट भी जाए तो वो कमजोरी नहीं होती। उसके बाद जो है होम फर्स्ट की बात करें तो ये 8.84% गिरता हुआ नजर आया। मैंने जैसा कि बताया, रियलिटी सेक्टर कमजोर हो सकता है। उसके अलावा ग्लैंड फार्मा 7.21%, और आरती ड्रग्स, जिनका मैं हमेशा से कहता हूँ फार्मा सेक्टर में बढ़त का भी कोई कारण नहीं है। कोविड के टाइम पे जितना ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं, उसके बाद इनका कूल ऑफ होना लाजमी है। मार्केट में जब बहुत तेजी आएगी तब यही वो सेक्टर होगा जो सबसे ज़्यादा लगाड होगा। तो ऐसा कोई साइन यहाँ पर वीकनेस का नहीं दिख रहा है जो ये कहे कि कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ आ रहा है अभी। मगर हाँ, मार्केट नीचे जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है। कहाँ तक जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट लेट्स लुक एट द ग्लोबल सेक्टर। ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं, देखिए गोल्ड में आज अच्छी बढ़त आई, और सिल्वर में भी बढ़िया बढ़त नजर आई। गोल्ड 1.50%, 1.5% की बढ़त के साथ 56,130 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। और इसकी रेंज बता दूं आपको अगले हफ्ते के लिए, मैंने जो पिछले हफ्ते बताई थी वो भी ऑनर हुई, हर बार हो रही है। इसमें अगर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। अब ये अपर रेंज को टच करता नजर आ रहा है, हालांकि इसकी जो रेंज निकल रही है अगले हफ्ते के लिए वो 52,900 तक नीचे की तरफ जा सकता है, जो कि अभी फिलहाल नहीं जा रहा है। ये अभी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ में 58,900 पे ये रेजिस्टेंस फेस करता नजर आएगा, हालांकि उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल 57,100 भी है। यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद ये फिर से डिसाइड करेगा कि क्या ये रिवर्सल लेगा, रिट्रेस करेगा और फिर बढ़ेगा, या ये सीधा अगर बढ़ता है तो 58,900 पे जरूर अटकेगा अगले हफ्ते।
तो इस तरह से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसके अलावा अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी फिलहाल अपनी रेंज के लोअर एंड की तरफ को छू रहा था और उसके बाद अब वापस रिकवरी दिखाता नजर आ रहा है और ये ऊपर जा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा मार्जिन अभी फिलहाल नहीं है, इसके भी बहुत तेजी के कारण नहीं बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो आप ये 70,000 72,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट अभी अगले हफ्ते के लिए रेंज जो बन रही है 59,300 नीचे की तरफ और 65,800 ऊपर की तरफ में बन रही है। अभी फिलहाल 62,851 पे ट्रेड कर रहा है और अभी और थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है ये मंडे को, शायद ट्यूसडे को भी देखने की बात होगी। अगले हफ्ते में इसको संभल कर ट्रेड कीजिएगा, ये फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा क्रूड की बात करें, क्रूड में कोई चेंज नहीं है, पिछले हफ्ते की रेंज, पिछले 3-4 हफ्ते से यही रेंज चल रही है और उसी रेंज में ऑलमोस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि छोटा सा ट्विकिंग मैंने करा है, जो ऊपर नीचे हुआ है उसके हिसाब से वॉल्यूम और पैसा कहाँ लगा है। तो इसकी जो रेंज बन रही है क्रूड ऑयल की, ये बन रही है 59,500 से लेकर 6,800 तक। ये ऊपर में 6,800 को तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और नीचे में 5,950 से नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, यानी कि ऊपर 6,800, नीचे 5,950, ये इसकी रेंज है। फ्राइडे को हालांकि ये 0.24% बढ़कर 6,292 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी मार्केट को हिला गिरा उठा सकता है, वो है डॉलर वर्सेस रुपी वैल्यू। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो 0.4%, 0.04% के डिप के साथ बंद हुआ हालांकि, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। अभी 82.1275 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, जो कि 82.06 तक चला गया था और अभी फिलहाल ये सेफ जोन में ही है जैसा मैंने बताया था। इसके लिए अब क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल जो है इस हफ्ते का नोट कर लीजिए, 82.30 के ऊपर अगर ये जाएगा तो ये मार्केट को बड़ा हिट दे सकता है, बहुत बड़ा हिट दे सकता है। ये हमारी कंट्री और इकोनॉमी पूरी के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन ये जाएगा तब। और 82.30 के नीचे जब तक है तब तक तो ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है, मार्केट को ये स्ट्रेंथ दे रहा है। और अगर 82.30 के ऊपर भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन 83.36 इज द क्रिटिकल लेवल। वहां पर अगर ये चला गया तो ये मार्केट को बढ़ने नहीं देगा, याद रखिएगा। 83 के ऊपर इस पे सावधानी से नजर रखिएगा और फिर उस समय मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि नीचे अगर जाए तो ये 81.20 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ता हुआ कतई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कहीं इसको तोड़ दिया तो मार्केट 19,000 या 20,000 भी छू जाए तो हैरान मत होइएगा, इस पे नजर रखिएगा, ये ड्राइविंग फोर्स होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगले हफ्ते देखने वाला वो फिर से इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इंडिया विक्स पे नजर रखिएगा। 13.41 पे बढ़कर बंद हुआ है फ्राइडे को 5.34% की बढ़त के साथ, 13.41। हालांकि अभी भी ये बहुत खतरनाक जोन में नहीं है, बट ये 12 के रेंज में आ गया था जो कि अब 13 वाली रेंज में आ गया है, तो ये एक अच्छा साइन है। ऑप्शन चेन में मूवमेंट आता नजर आ सकता है और प्रीमियम्स ऐड होते नजर आ सकते हैं, जो मैंने आपको कहा भी था थर्सडे के वीडियो में या फ्राइडे के वीडियो में भी कि बढ़त आती नजर आएगी, आपको नजर रखिएगा। ये इतना कूल्ड ऑफ हो चुका है कि यहाँ रह नहीं सकता और इसको बढ़ना ही होगा, सो इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। अब ये थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ये मुझे ऊपर में 17 के पार जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर चला जाए तो बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ जाएंगे ऑप्शंस के और मार्केट में बड़ी गिरावट या बड़ी उछल कूद होती हुई नजर आए, तभी ये ऐसा होगा। अभी फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे में भी ये मुझे 11 या 12.45 के आसपास दिख रहा है। 11.70 के आसपास का इसका सपोर्ट का लेवल है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि ये अब बढ़ना शुरू कर चुका है, अपने लोअर अपना बॉटम बना चुका है और अब ऑप्शंस में महंगी होनी शुरू हो जाएंगी और प्रीमियम ऐड होने शुरू हो जाएंगे। और अगले हफ्ते इस पर नजर रखिएगा, इसमें बहुत उछल कूद हो सकती है। मार्केट में कब ऑप्शन नहीं खरीदनी है और कब खरीदनी है वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखकर ही तय कीजिएगा। जो आप अगर आप ऑप्शन चेन खेलते हैं तो ये जो आईवी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस में, उसका मदर ये होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स आईवी, इंडिया वीवेक्स। इस पे नजर रखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा बाकी जो कुछ होता है ऑप्शंस में, अगर आपको खरीदारी करनी है, बेचना है, नहीं बेचना है, डायरेक्शन क्या है, कोई डेटा चेंज हो रहा है, तो वो तो मैं टेलीग्राम पे बताता ही हूँ। अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में सपोर्ट हो या जब भी डेटा चेंज हो तो बताता रहूँ, तो वीडियो देखते रहिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए, जिसमें मैं और कुछ नहीं तो कम से कम इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आप उसमें मेरी डायरेक्शंस को नोट कर कर काम करेंगे तो ट्रैप नहीं होंगे। और ये मार्केट अभी फिलहाल ट्रैपिंग की ही चल रही है, पिछले 3 हफ्ते से लगातार सिर्फ रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है। और अभी फिर बता दूं, मुझे 15 मार्च के बाद मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है और बहुत मोटी बाइंग कर रहे हैं ऑप्शंस में। अभी तक अगर बात करूं तो मार्च मंथ की एक्सपायरी के अंदर और अप्रैल मंथ की एक्सपायरी के अंदर
38,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस की बाइंग हो चुकी है, जबकि फ्यूचर्स जो हैं वो सिर्फ 1280 करोड़ के मामले हिसाब से बिके हैं, यानी कि 1300 करोड़ के करीब की ऑप फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है और 38,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑप्शंस में बाइंग हुई है। इसका मतलब कौन सी ऑप्शन सस्ती मिल रही है, समझ लीजिए वो मिल रही है इस समय कॉल की। लगातार मार्केट जब गिर रही है तो ये कॉल्स बाय कर रहे हैं और बहुत मोटी बाइंग कर चुके हैं, लेकिन ये कब होगी सेटल, ये देखने की बात है। मगर टोटल में बाइंग ही है और मार्केट को ही ऊपर ले जाएंगे। अब इसके आगे अगर आप बात करें तो देखिए इसमें क्रिटिकल लेवल्स की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में फिलहाल मंडे के लिए 39,800 पे नजर रखिएगा, ये नहीं टूटे तो अच्छा है। इसके टूटने के बाद एक अच्छी गिरावट आ सकती है। और अगर निफ्टी की बात करूं तो 17,300 से 230 का एरिया है, 17,230 से 300 का एरिया, ये क्रिटिकल एरिया है। मार्केट इसके बीच में घूमकर टाइम बिता सकती है और उसके जिस तरफ तोड़ कर दिखाएगी उस तरफ कोई चलती हुई नजर आ सकती है। एक अच्छा 150-200 पॉइंट का और मूवमेंट आराम से आता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ होगा, उम्मीद ऐसा कर रहा हूं मैं, मंडे को ही शायद आ जाए, लेकिन 230 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बहुत चांसेस हैं कि 230 को छूकर ये वापस बाउंस करे सेम डे में ही, और अच्छी तेजी उसी के बाद बन जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम 16,900 की तरफ या 16,750 को भी छूते हुए नजर आ सकते हैं अगले हफ्ते। रेंज की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज बन रही है अगले हफ्ते की, वो बन रही है 39,250 से लेकर 42,100 की। इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता नजर आएगा। और अगर निफ्टी की बात करें तो 16,750 से लेकर 17,750 के बीच में ट्रेड करता नजर आएगा। हालांकि 17,000 अब एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, जिसको हम दोबारा कब सस्टेन करते हैं, तोड़ते हैं नीचे की तरफ, ये देखने की बात होगी। अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगे तो और 200-250 पॉइंट की या उससे ज़्यादा की गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में 17,230 बताया मैंने, उसके बाद अगला लेवल 17,000, 16,970 के आसपास वहां से बाउंस कर सकता है। नहीं करा अगर और 17,000 को रिटेन नहीं करा तो ये वापस 16,750 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और उसके आगे 16,250 के भी लेवल आ सकते हैं। इस तरह से इसलिए बाइंग कीजिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए थोड़ा थोड़ा माल बाय करते रहिए। हर डिप पे बाय करने की कोशिश करिए उन अच्छे शेयरों को जिनको आप हमेशा खरीदना चाहते थे मगर आपको महंगे लगते थे। बाकी अगर हमें बुलिश होना है तो बॉस हमें क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी में 42,050 के ऊपर, और निफ्टी में चाहिए 18,050 के ऊपर। जब ये आ जाए तो समझिएगा फिर एक अच्छी बहुत अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ये बहुत दूर है, अगले हफ्ते तो अभी फिलहाल नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो हम चार्ट पे देख लेते हैं क्या लेवल्स बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए चार्ट्स की अगर अब बात करूं आपको तो देखिए चार्ट्स के अंदर में ये समझ में आ रहा है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए 20 WVMA मैं यूज करता हूं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, उसके ये नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 42,050 के नीचे जब तक है तब तक ये सेल ऑन राइज ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितनी बड़ी कैंडल्स है इसने तोड़ा है, ये वीकली चार्ट है ठीक है, उसके बाद से ये अभी तक कभी बाय में नहीं आया है, लेकिन अगर इसको पार कर कर क्लोजिंग देगा तभी हम मानेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपको जैसा बताया 42,050-80 उसके ऊपर ही हम मानेंगे कि बुल्स कंट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये है वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी ये 20 WVMA के नीचे चल रहा है और इसमें भी 18,005 से 50 का एरिया बनता है। यहाँ पर ये जब तक पार करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसको सेल ऑन राइज ही मानकर चलेंगे मार्केट को। अब ये सिनेरियो है। और अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो देखिए निफ्टी के अंदर में अगर आप देखें तो निफ्टी में डेली चार्ट के हिसाब से 17,630 का लेवल बनता है। इसके ऊपर 2 दिन क्लोजिंग दे दे तब मानिएगा कि हम शायद थोड़ा ऊपर की तरफ को जाते हुए नजर आ सकते हैं, और वो 18,000 के बाद फिर जो लेवल्स बताएं वो इंपॉर्टेंट होंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम वैसे बात करें तो बैंक निफ्टी ने अभी इसको तोड़ा है, ये ऊपर चला गया था इसके ऊपर। आज मतलब फ्राइडे को इसने पहली क्लोजिंग दी है 40,850 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पार अगर जाएगा तो शायद बुल्स वापस कंट्रोल लेते हुए नजर आए। हालांकि पैटर्न के हिसाब से मुझे ये एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है। अगर इसने नीचे की तरफ में 39,800 या 600 को तोड़ा तो ये एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है, जिसमें हम 39,200, 39,000 और 38,400, 300 तक भी जा सकते हैं। वो कब होगा देखने की बात होगी, वीडियोस देखते रहिएगा आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं लेवल्स की।
इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऊपर अगर जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी हम जहाँ बैठे हैं 400 का ही लेवल है, 17,400। इसके ऊपर में बाय, इसके नीचे में सेल। ऊपर की तरफ अगर गया तो पहली रेजिस्टेंस जो बहुत मोटी रेजिस्टेंस है, दोनों ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, वो है 17,448। ऊपर जाने के लिए निफ्टी स्पॉट को इसको पार करना होगा, और नीचे आने के लिए 17,350। ये बहुत बहुत मजबूत एरियाज हैं, इनको आसानी से तोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये अब कई बार ऊपर नीचे कर चुका है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि किसी एक तरफ तो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। जो दे उस तरफ ट्रेड करना शुरू कर दीजिएगा और अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि जो मूव आएगा वो 250-200 पॉइंट का कम से कम होगा। और अगर इसके आगे की बात करूं, अब अगर निफ्टी को ऊपर बढ़ना है, अगले हफ्ते की बात करें तो 17,448 पहला लेवल, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 511 पे, उसके बाद 549 पे छोटी रेजिस्टेंस है, इसको पार कर देगा। अगर इसके पार गया तो फिर 17,611, उसके बाद 17,653। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ये पार करता हुआ नजर अभी फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको पार करेगा तभी समझिएगा फिर आप और ऊपर जाएंगे हम। और अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो 17,730 के आसपास, 17 से 50 का एरिया, ये वो एरिया जहां पर ये जाकर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। और इसके ऊपर जो मैंने आपको, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो पहले भी बताया था, एक एरिया बन जाता है जहां पर मार्केट जरूर कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी, इसको इसे पार करने में टाइम लगेगा। वो लेवल होगा 17,760 से लेकर 17,830-40 का एरिया। पहला एरिया है जहां पे बहुत टाइम बिताएगी, पैसा लगेगा, और कितना लग रहा है उस हिसाब से तय होगा कि ये ऊपर जा रही है या नहीं। और उससे अगला एरिया होगा 17,850 से लेकर 17,900 का एरिया, और उससे अगला एरिया जो बनेगा वो बनेगा जब भी आए 17,945 से लेकर 18,040-50 का एरिया। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे में, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो है 17,350 का है। इसको तोड़ के अगर नीचे जाएगा तो अगली सपोर्ट फिर 300 पे है, लेकिन 350 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाए तो इसको आप समझ लीजिएगा बाकी सपोर्ट भी जल्दी ही टूटती नजर आएंगी। तो अगली सपोर्ट जो है वो 17,300, फिर उसके बाद 17,247, और इसको तोड़ दिया तो फिर 17,145, और उसके बाद फिर 17,000 से 16,970 का एरिया है जहां पर जाकर ये सपोर्ट लेता नजर आएगा, उससे पहले रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। और यहीं से मैं कह रहा हूं कि बाउंस होने के बहुत चांसेस हैं। हाउएवर अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर हम 16,740, 16,700, और उसके बाद फिर हम 16,470 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। और याद रखिएगा, फॉल्स आर ऑलवेज फास्टर, डीपर, स्टीपर, शार्पर, नोट करके रखिएगा। अब आगे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगर उसको ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो, हालांकि बहुत छोटी रेजिस्टेंस है, अगर ये पार हो भी जाए तो मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दूंगा, बट है रेजिस्टेंस, दैट इज 40,667। ठीक है, हालांकि अभी तो जिस लेवल पे हम बैठे हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर या नीचे दैट इज 40,500, इसको देखते रहिएगा। मगर इसके ऊपर अगर जाते हैं तो 667 विल बी अ रेजिस्टेंस, और उससे ऊपर जाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 40,800, 40,977, दैट इज 41,000 मान लीजिए। और उसके बाद 41,090 को पार करना मुश्किल हो जाएगा, 41,134 मान लीजिए, सॉरी। इसके पार अगर बैंक निफ्टी जाता है और क्लोजिंग देता है तब इसमें दम होगा, और इसके पार अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दूं। अपॉलॉजीज अगर आपको बुरा लग रहा है तो, बट दैट्स हाउ द डेटा इज टॉकिंग अबाउट। 41,134 के पार अभी हम नहीं जा रहे हैं, अगले हफ्ते मुझे डाउट है इसका। बाकी ट्यूसडे की फाइनेंशियल एक्सपायरी और थर्सडे का दिन होगा जो बता सकता है, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसके ऊपर की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस है 41,287, और उसके बाद अगर उसको पार कर ले तो फिर हम सीधा 41,530 पे जाकर अटकते नजर आएंगे। 41,530 से लेकर 41,780 का वो एरिया है जिसमें अगले हफ्ते खूब जोर लगाना पड़ेगा। अगर हमें इसे पार करके ऊपर जाना है तो आसानी से नहीं होगा, और अगर इसको पार कर लिया तो इससे भी मजबूत रेजिस्टेंस 40,050-60 पे आती है, इसको हम पार करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर इसको पार करेंगे तभी मजबूती मानी जाएगी, और फिर हम और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो छोटी छोटी हैं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 40,050-60 के ऊपर, तो हम अगली रेजिस्टेंस जो फेस करेंगे वो छोटी छोटी रेजिस्टेंस होंगी, 42,260, 42,530, 42,720, 43,000 तक हम डायरेक्टली चलते हुए जा सकते हैं उसके बाद, बिना रुके हुए भी। लेकिन ये इन जगहों पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा।
और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 43,000, 43,576 और 44,000 की बात करेंगे, लेकिन जब होगा वो, अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 15 तारीख के बाद शायद ये लेवल काम आए, इनको भी नोट करके रखिएगा। अब अगर नीचे की बात करें तो 40,485 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि इसको अगर तोड़कर हम नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो आता है उसके बाद वो आता है 40,130 के आसपास। इसको तोड़ दिया तो फिर 40,060 और उसके बाद फिर 39,936 और उसके बाद इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 39,780 90 पे आती है। इसको जरूर ये सस्टेन, ये सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, रिटेन करने की कोशिश करेगा। इसको अगर तोड़ दिया तो फिर अगली मजबूत सपोर्ट जो है वो फिर 39,500 पे आती है। 480 से 500 का एरिया, जिसको ये आसानी से तोड़ देगा। मुझे नहीं लगता ये यहाँ से बाउंस करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 39,215, 39,000 और उसके बाद 38,619 और उसके बाद 38,290 तक हम जा सकते हैं। और इन सारे लेवल्स पे अपना एसएल ट्रेल करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी बाउंस ले सकता है, लेकिन चांसेस आर लेस कि अगर 39,500 तोड़ दिया तो इसको वापस, इसको तोड़ना, वापस पार करना ऊपर की तरफ मुश्किल होगा। और ये सारे लेवल्स होंगे जिनके वो फिर ये टेस्ट करता नजर आएगा। और इसके बाद अगर इसने 38,000 को छू दिया और तोड़ने की कोशिश करी तो ये फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा और एक अच्छी गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इसको पार करते हुए हम नहीं दिख रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए इतने लेवल्स बहुत होंगे। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहाँ पे मैंने कई शेयर्स दे रखे हैं, बाइंग आइडियाज में वहाँ पे डालता हूँ, उनको लेकर आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ मेरे दिए हुए शेयरों में कल भी लॉस नहीं होता, अगर आप टाइम देने को तैयार हैं तो। क्योंकि मैं टेक्निकल्स देखकर उससे पहले फंडामेंटल कंफर्म कर कर शेयर्स को लाता हूँ, तो वो बढ़ेंगे और उनकी गिरावट लेवल को कहाँ तक जा सकता है उसको नोट कर लेता हूँ। बहुत कम प्रोबेबिलिटी थी, जैसे कि एक शेयर मैंने वहाँ दे रखा है LIC, काफ़ी टाइम से बोल रखा है बाय क्लोज टू 580 550, उसके नीचे ये जाता हुआ नहीं दिखेगा। मार्केट में भी बहुत उथल पथल हो चुकी है, अदानी एंटरप्राइजेस ने बहुत हिट दिया, उसके बावजूद भी वो उसको तोड़कर नीचे नहीं गया। समझ लीजिए वैसे वाले शेयर वहाँ पे देता हूँ, उनको बाय कर लीजिए। और मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ तो मतलब आप वो थोड़े लंबे समय के लिए बाय करिए। मल्टी बैगर बोलता हूँ तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर कर छोड़ दीजिए और भूल जाइए, देखना बंद कर दीजिए। ऐसे ऐसे शेयर वहाँ पर देता हूँ। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बता दूं, मार्केट में अगर आपको कमाना है तो द बेस्ट वे इज लर्न एंड अर्न। लर्निंग के भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो फ्री कर रखे हैं मैंने इस समय बिल्कुल, लेकिन सिर्फ लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, वैसे उनके एक्सेस नहीं है, अगर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनका यूज़ करने की कोशिश कीजिए और सीखिए। जितना जल्दी सीखेंगे, जितना अच्छा सीख पाएंगे, उतना अच्छा कमाएंगे। मार्केट में अगर लंबे बने रहना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब कुछ टाइम के लिए ही काम आता है। और अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।